हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणवीर कुमार रिंकू और प्रेम की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। तो गाइस, ऐसा है कि पिछले वीडियो में भारत का संविधान जो 29 मिनट में हमने कंप्लीट किया था भारत के संविधान को इंट्रो में, तो बहुत लोगों का ऐसा डिमांड था कि ज्योग्राफी में भी कुछ लेकर के आए। तो मैं आज जो ज्योग्राफी का जो बिग बैंग थ्योरी से लेकर के जो जितना स्फीयर्स है मंडल है, ये इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए आज भी एक लेटेस्ट कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसा है कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था और उसके बाद समझ लीजिए कि अभी हम लोग कहीं नहीं है। अभी हम लोग बिग बैंग देखने जा रहे हैं, जो भी क्लास को अटेंड किए हैं ऑनलाइन सेगमेंट को। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो अपने क्लास को पूरा बिग बैंग में ले जाता हूँ। तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि अभी सब चीज़ भूल जाइए आप लोग, और भूलने के बाद हम लोग चलते हैं बिग बैंग। और हम लोग मतलब अमर है और कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए थोड़ा देर इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि सौर मंडल भी हम उसी में कंप्लीट आपका कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे आपका उससे पहले क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा ऋग्वेद भी नहीं बता पाया, नासदी सूक्त अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे। एक था ना, भारत एक खोज में कहानी थी, उससे पहले अदम अदल जल भी कहाँ था। तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं हम लोग, एक टू द सिलेबस बात करते हैं। तो सबसे पहले बिग बैंग होता है, तो वीडियो के माध्यम से समझिए कि हम लोग बिग बैंग को देख रहे हैं और देखिए हम लोग सभी लोग उस चीज़ को महसूस किए। बिग बैंग होने के बाद बहुत सारे ग्रहों का निर्माण होता है, जिसमें हमारा सूर्य भी है। तो इस प्रकार से देखिए बिग बैंग हमारा हो गया। अब हमारा सौर मंडल जो भी बना कुछ सालों के बाद, हम लोग वेट किए वहाँ पर, और उसके बाद जो है बहुत सारे ग्रह सन के अराउंड हमारे ग्रह भी बनने लगे। तो हमने देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम अर्थ की ओर जा रहे हैं सभी चीज़ों को समझते समझते। तो सौर मंडल भी हमारा इसी से स्टार्ट होता है। जैसे हम सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बता देते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो हमारा अर्थ है, बुध है, सॉरी। सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो हमारा बुध है, मरकरी जिसको बोलते हैं। और अगर बहुत लोगों का ग्रह अगर याद नहीं होता है कि सूर्य से उसके बाद कौन सा ग्रह है, उसके बाद कौन सा ग्रह, तो एक अल्टरनेट डे होता है। बुध के बाद अगर एक छोड़ेंगे तो हमारा कौन सा ग्रह आएगा, दिन कौन सा आएगा? तो बृहस्पति छोड़ करके हमारा शुक्र आता है। शुक्र के बाद हमारा कौन सा आएगा? रवि आता। तो रवि और सूर्य तो एक ही नाम है, हम उसको थोड़ा देर के लिए पृथ्वी मान लेते हैं, बट मानना है सूर्य पृथ्वी को ही। तो पृथ्वी के बाद फिर कौन सा आएगा? अगर एक दिन छोड़ते हैं तो मंगल आएगा। मंगल के बाद एक दिन छोड़ते हैं तो फिर आएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अरुण और वरुण, बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ेंगे तो शनि। शनि के बाद अरुण और वरुण आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ को हम डायग्राम में समझा सकते हैं। लगभग 64 क्वेश्चन इससे बनते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पृथ्वी से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, सूर्य के 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है। तो ये इन सब चीज़ों को देखना होगा। तो देखिए हम आगे दिखाते हैं आपको। तो ये ग्रह है, अगर हम इसको बुध मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये बुध का ग्रह है, बुध है। उसके बाद बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद आपका अर्थ है, अर्थ के बाद आपका मंगल है जिसको मार्स भी बोलते हैं, फिर बृहस्पति जुपिटर बोलते हैं, फिर शनि है, सैटर्न, और फिर अरुण और वरुण। ठीक है, इसको हम लोग जो सूर्य के जो नज़दीक जो 4 ग्रह है उसको हम लोग आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, जिसको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है 4 है वो हमारा आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से आप समझे। तो और उसके बाद इनर और आउटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दी है आपको। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका इनर प्लैनेट हो गया, इनर प्लैनेट। बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है। अब उसमें आपका बृहस्पति को भी दे देगा ऑप्शन में। तो इस प्रकार के भी प्रश्न अभी ट्रेंड में आते रहता है। और उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आउटर प्लैनेट हो गया अरुण वरुण के साथ में। अब देखिए ये शन है। अगर एग्ज़ाम में आपसे एक प्रश्न पूछा जाए
कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। अगर हम इसको कोडिंग कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, अगर बुध को 1 नंबर मानते हैं, 1 2, सभी ग्रहों को 8 ग्रह है हमारा, 3 4 5 6 7 और ये 8 है, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये समझना हो, समझने की बात है, तो 3 नंबर पे हमारा कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। 3 नंबर लिख दीजिए वहाँ। हाँ, तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो एक कोड है 3241 और फिर 5678। हाँ, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह आएगा, देखिए 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारा, मंगल आएगा या शुक्र आएगा। तो 2 नंबर पे शुक्र है, वीनस है। उसके बाद कौन सा ग्रह है, 4 नंबर, तब मंगल है, और बुध हमारा तीसरे नंबर पे है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन को समझाने के लिए या सजाने के लिए भी प्रश्न आते हैं। अगर रही बात की आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, तो ये जो 32 41 और जो ऊपर में आप देख रहे हैं, और 5 6 7 8, तो ये 5 6 7 8 को आप इधर लिख दीजिए, 5 6 7 8, फिर 3 2 1 ऊपर में 3 2 4 1। अगर इस प्रकार से अगर आपको समझना है तो देखिए, सबसे आकार में सबसे बड़ा 5 नंबर में तो हमारा जुपिटर है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, और उसके बाद फिर आपका पृथ्वी है। तो पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, हमारा पृथ्वी है। इस प्रकार भी प्रश्न आते हैं। यानी कि आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए 3241, तो इसको याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको समझने में बहुत आसान है। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लोग सजाने के लिए, जो एग्ज़ाम में सजाने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कौन सा ग्रह कैसा है, क्या है। अगर रही बात इसी में आकार के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारा जो 5 6 7 8 है, जो जुपिटर है, शनि है, और आपका अरुण वरुण है। अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट सेम होता है, मतलब बाहर के हिसाब से देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, खेल अरुण जो है वो बड़ा ज़रूर है, लेकिन वरुण भारी है, बस यही चेंजिंग आती है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। द्रव्यमान में 5वें नंबर के सबसे द्रव्यमान के हिसाब से सेम रहेगा, 3241 से वही कॉन्सेप्ट आता है। तो ये हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग सौरमंडल को देखते हम लोग अब आ रहे हैं कहाँ, पृथ्वी की ओर। तो देखते हैं, आप पृथ्वी की ओर चलते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे कई करोड़ साल के बाद हम लोग आ रहे हैं पृथ्वी। आप देखिए, इसमें ना ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपका स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग लगभग 5-6 लोग हैं, मान लेते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो, और भी लोग होंगे जो आप हम लोग जो स्फीयर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग ऊपर से अब जो भी मंडल है, जो स्फीयर्स है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग कि जो भी है हमारा जो है वो है बहिर्मंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। ये हमारा 1000 किलोमीटर, ज़मीन से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। और उसके बाद जहाँ पर वो जो सैटेलाइट वगैरह जो उड़ते हैं, उसी मंडल के आसपास से उड़ते हैं। उसके बाद आते हैं 600 किलोमीटर में आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। तापमंडल भी उसी में आता है आपका, और ट्रॉपोस्फीयर ये आता है। उसके बाद आता है ज़मीन से 80 किलोमीटर के ऊपर में अगर जाते हैं तो मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पर -100 डिग्री तापमान होता है। उसके बाद आते हैं समताप मंडल, जो कि ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर पे है, और यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। हवाई जहाज़ लगभग इसी मंडल में आपका उड़ता है। अब ज़मीन से 20 किलोमीटर के ऊपर पे जाते हैं तो क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रॉपोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें बादल, वर्षा, तूफान, ये सब सारी चीज़ें आते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बिना लाइफ जैकेट के या कोई भी
एस्ट्रोनॉट वाला जैकेट नहीं पहने हैं, मतलब समझने के लिए हम लोग उतर रहे हैं। अब क्या होता है कि हम लोग ज़मीन पे पृथ्वी पर लैंड कर जाते हैं यहाँ पर। तो कुछ दोस्त तो बोलते हैं कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी है, ये है। पहले तो पैंजिया द्वीप भी था ना हमारा। ज्योग्राफी अगर डिटेल में पढ़िएगा तो पैंजिया द्वीप के बारे में समझ में आएगा। तो एक भूमि मिलती है, तो कुछ लोग हैं कि जो समुद्र में कूदते हैं और वहाँ पर से कोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से कोड़ते कोड़ते उन लोगों को 5 किलोमीटर में ही क्रस्ट की मोटाई पता चल जाता है, लेकिन हम लोग ज़मीन पे ही कोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्रस्ट की मोटाई जो है लगभग 30 किलोमीटर कोड़ने के बाद हमारा मेंटल मिलता है, जिसको इनर मेंटल आउटर मेंटल के नाम से भी जानते हैं। फिर कोर मिलता है, और इनर कोर आउटर कोर नीफे जितना भी है आपका, सियाल सीमा नीफे, ये सब सारा चीज़ आप डिटेल में एक बार ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो इसको आप देख सकते हैं। तो और जो किलोमीटर है 2000 किलोमीटर में मेंटल है, इनर मेंटल 6124 किलोमीटर जब हम लोग नीचे जाते हैं तब हमारा कोर मिलता है। कोर जो है, और इसी को अगर जस्ट डबल कर लेते हैं तो हमारा पृथ्वी का व्यास निकल जाएगा मोटा मोटी, या क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक शॉर्ट में एक वीडियो था जो कलेक्टिव माइंड से हम बनाए थे, और समझने के लिए जो नए हैं, ज्योग्राफी को थोड़ा सा कलेक्टिव नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्किप कर दी। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है आपका कोर का है, पूरा सॉलिड है, लिक्विड है, और मेंटल है। तो और इसमें ही इसी भी कॉन्सेप्ट में एक आपका बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जैसे जहाँ क्रस्ट की मोटाई अगर कम हो जाती है, क्रस्ट मान लीजिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, आप प्रशांत महासागर की पेटियों के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि क्रस्ट की मोटाई जहाँ कम रहेगी वहाँ पर ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर वर्षा का पानी अगर ऊपर से गिरता है, ऊपर पट्टी पे वर्षा का पानी गिरता है, तो पहले वो क्रस्ट को भिगोएगा, फिर उसके बाद फिर धीरे 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 मेंटल की ओर जाएगा, आउटर मेंटल होते हुए और इनर मेंटल। तो इनर मेंटल जो है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में समझिए कि मैग्मा के रूप में है, जो हमारा निकलता है ना ज्वालामुखी में। तो वो क्या करेगा, आप टेक्टोनियन प्लेट से आपस में सारे जितने भी हैं वो मिले हुए हैं। तो होता क्या कि जैसे जैसे वर्षा का पानी नीचे की ओर जाता है, तो जहाँ क्रस्ट जो टेक्टोनियन प्लेट से नीचे निकलता है, तो समझ लीजिए कि पृथ्वी, समझिए कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो ढकार लेते हैं, तो जस्ट लाइक वही भूकंप आ जाता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि क्रस्ट की मोटाई कम है, तो वहाँ पर क्या होता है कि खाना ठीक से पच नहीं रहा, जिसकी वजह से हम लोग को कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती है। तो वही ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसी से आपका पहाड़ों का भी निर्माण, या जैसा भी आप समझ सकते हैं, फिर उसमें नदियों का निर्माण, बहुत सारे चीज़ टेक्टोनियन प्लेट आपस में टकराते हुए पहाड़ बनते हैं। जैसे हिमालयन रेंज की भी देख लीजिए, 2 महाद्वीप आपस में टकराने से एक फोल्ड टाइप का बना, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना होगा। फिर नदी का कॉन्सेप्ट, फिर जो प्लांट्स वगैरह है वहाँ पर किस मतलब कैसा वातावरण वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को फिर अगर आप लोग चाहेंगे तो दूसरे वीडियो में बता सकते हैं। तो यही है, सिंपल सा एक लॉजिक था जिसको हम बता देते हैं। मतलब कि इस प्रकार से वर्षा का पानी नीचे जाता है, और उसके बाद जहाँ पर उसको खाली जगह मिलता है वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है। एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम में इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि जब तक जो मेंटल है, मेंटल के अंदर में जो जमा है वो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा है, मैग्मा में और लावा में क्या अंतर होता है, इसको भी समझने के लिए बता सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना देर सुनने के लिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर बताएं। मैं फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेकर हिस्ट्री पे बनाया हूँ, और ज्योग्राफी भी बनाया हूँ, और आपका इकोनॉमिक्स पे भी बनाया हूँ। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, रेपो रेट या बैंकिंग प्रणाली समझ में नहीं आता है, तो 100 रुपये में भी मैं 100 रुपये से समझा दे सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू सो मच।